Hi everyone, Namaskar. In this video we are again going to discuss the polity question series जो कि अभी तक चल रही थी. तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 75 से क्वेश्चन नंबर 100 तक हम डिस्कस करेंगे. Again, this series would be consisting of few more questions जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हैं. स्टैटिक क्वेश्चंस हैं बट करंट अफेयर से रिलेटेड हैं. एंड देर आर few of the previous year questions, right? तो चलिए, तो rule again is same. You have to pause the video, think about the answer, and then play the video and watch the explanation part. ठीक है? Let's begin. So question number 76. With reference to the Charter Act of 1793. तो basically ये historical background का सवाल है. ठीक है. Charter Act of 1793 consider the following statements. First statement says the act gave the governor general more powers and control over governments of subordinate presidencies of Madras only. Extreme statement, only word use हुआ है. Second statement, the act authorized the local government in India to impose taxes on persons. Third statement, the act extended the trade monopoly of company in India for another period of 20 years. Which of the following statements given are correct? Pause the video, read the statements again and mark your answer. See, ये जो सवाल है, ये जो टॉपिक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स मोर ऑफ अ फैक्चुअल टॉपिक. इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है. यू ओनली हैव टू अंडरस्टैंड द टाइमलाइन एंड यू ओनली हैव टू अंडरस्टैंड वेरियस प्रोविजंस जो कि हर एक्ट में, हर एक्ट के थ्रू हर प्रोविजन चलता गया या चेंज होता गया फॉर दैट मैटर, कि कब गवर्नर जनरल के पास पावर ज़्यादा थी या कब रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंसीज को पूरी पावर दे दी गई. तो यू ओनली हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोविजंस और आप, इट्स अ फैक्चुअल बिट, राइट? इसलिए व्हाट यू हैव टू डू इज, एक आप टाइमलाइन बनाइए, उसके हिसाब से यू नीड टू अंडरस्टैंड किस एक्ट के थ्रू कौन से प्रोविजंस आए थे एंड व्हाट वर द पॉलिसीज और व्हाट वर द पावर्स दैट वर गिवन और दैट वर these गवर्नर जनरल्स, वाइस रॉय एक्सेट्रा, जो बड़ी पावर्स थी इनके पास कब आई या किस एक्ट के थ्रू आई, राइट? तो टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वी कांट डू मच इन सच क्वेश्चंस. और एक चीज और है, रियल एग्जाम टाइम में यू ओनली कैन अटेंड सच क्वेश्चंस इफ यू आर वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट. ठीक है, अगर आपके फैक्ट्स क्लियर हैं इन टॉपिक्स को लेके, चार्टर एक्ट्स को लेके, कंपनी एक्ट्स को लेके, तो ओनली देन यू कैन मार्क दोज आंसर्स. इन क्वेश्चंस पे यू कांट इवन गेस वेरी स्मार्टली अनटिल अनलेस ऐसा कोई स्टेटमेंट हो जिससे आप थोड़ा सा गेस अपना अप्रोप्रिएट लगा सकते हैं. ठीक है, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट देखिए. The act gave Governor General more powers and control over governments of subordinate presidencies of Madras only. So नहीं, Madras नहीं, it also gave the power to the presidency of Bombay as well. तो Bombay और Madras presidencies दोनों को पावर और कंट्रोल जो है वो दिया गया था. तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है. हम अपने आंसर पे आ गए, बट लेट्स हैव अ लुक ऑन द अदर टू स्टेटमेंट्स एज वेल. सेकंड स्टेटमेंट सेज द एक्ट ऑथराइज्ड द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स. तो दिस प्रोविजन, जो ये पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज ऑफ द Charter Act of 1813, not of 1793. तो ये वाला जो पॉइंट है
this point belongs to the Charter Act of 1813, जहां पे लोकल गवर्नमेंट्स को ये अथॉरिटी दी गई थी कि वो फाइन इम्पोज कर सकते हैं एंड ऑल्सो दे कुड पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग द taxes. So if the person is not paying the taxes, then also the local government were empowered कि वो punishment दे सकते हैं और ये इम्पोज भी कर सकते हैं. तो ये पॉइंट चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का है. Question is asking about 1793, so statement 2 is also wrong. Statement 3, the act extended the trade monopoly of company in India for another period of 20 years. Yes, so this point is correct. It extended the trade monopoly of company in India for another 20-year period. Coming to the next question, which of the following statement is are correct with reference to the Uniform Civil Code? तो Uniform Civil Code को लेके इनमें से कौन सा statement सही है? See, why this question? So थोड़ा सा इस पे वो करते हैं, बैकग्राउंड पे चलते हैं. यूनिफॉर्म सिविल कोड काफी समय से न्यूज में रहा है. इन मई लास्ट ईयर उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने एक पैनल बिठाई थी जहां पे वो यूसीसी को लाने की बात कर रहे थे और उसके ऊपर काम कर रहे थे. तो इंडियन एक्सप्रेस में काफी अच्छा एक आर्टिकल आया हुआ था मई में ही लास्ट ईयर. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस basic question related to UCC. And also comment down below which state, if any, which state in Indian country does have the UCC provision, मतलब वो follow करते हैं UCC को. कौन सा ऐसा state है इंडिया का, आप कमेंट करिएगा. चलिए तो स्टेटमेंट पे आते हैं. पहला स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट कैन ऑर्डर मैंडेमस फॉर इम्प्लीमेंटेशन of Uniform Civil Code. Second statement, in India none of the state has Uniform Civil Code. इसी स्टेटमेंट से मिलता जुलता सवाल मैंने पूछा है, कमेंट करिएगा. थर्ड स्टेटमेंट, टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री. एंड स्टेटमेंट डी, in Indian Constitution Article 46 mentions Uniform Civil Code. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? See, यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें तो व्हाट एग्जैक्टली इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड इज वन सच कोड, एक ऐसा प्रोविजन है, एक सिंपल एक लॉ होगा हर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए, दैट विल गवर्न एवरी रिलीजियस कम्युनिटी इन इट्स पर्सनल मैटर्स लाइक मैरिज, डिवोर्स एटसेट्रा. ठीक है, तो एक लॉ विच विल गवर्न एवरी रिलीजियस कम्युनिटी इक्वली. तो वो ऐसा लॉ होगा जो हर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए इक्वल होगा और उनके पर्सनल मैटर्स पे होगा, फॉर मैरिज, फॉर डिवोर्स, फॉर इनहेरिटेंस, फॉर अडॉप्शन एटसेट्रा. तो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड विल बी एप्लीकेबल यूनिफॉर्मली ओवर द वेरियस रिलीजियस कम्युनिटी. ठीक है, अब एक एक करके स्टेटमेंट पे आते हैं. पहला स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट कैन ऑर्डर मैंडेमस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड. अच्छा, यूसीसी कहाँ मेंशन्ड है अभी कॉन्स्टिट्यूशन में? इट इज क्लियरली मेंशन्ड अंडर डीपीएसपी. मतलब द स्टेटमेंट इज एनीवेज सॉरी दिस फिर लेते हैं को. चलिए, कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट. स्टेटमेंट ए से सुप्रीम कोर्ट कैन ऑर्डर मैंडेमस, सुप्रीम कोर्ट कैन ऑर्डर मैंडेमस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी. पहली बात, यूसीसी का मेंशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो अंडर आर्टिकल 44 है डीपीएसपी के. ठीक है, इट इज मेंशन्ड अंडर डीपीएसपी in Article 44. Now, since we know that DPSP can't be implemented, DPSP enforceable नहीं है, DPSP सिर्फ एक suggestion है, it's a suggestion for the state as to how they can govern the country. तो implementation नहीं है DPSP का, enforceable नहीं है DPSP,
इसलिए मैंडेमस, नाउ व्हाट इज मैंडेमस, वी ऑलरेडी नो, मैंडेमस एक रिट है which falls under article 32 which is a fundamental right. Since it is a fundamental right, मैंडेमस को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकता फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ यूसीसी, राइट? यस, सुप्रीम कोर्ट कैन सजेस्ट रिगार्डिंग दिस, बट ये ऑर्डर नहीं कर सकते, ये मैंडेमस या कमांड नहीं दे सकते फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी, क्योंकि ये डीपीएसपी की कैटेगरी में आता है. तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. Second statement, in India none of the state has uniform civil code. This statement is again wrong. Goa is the only state as of now, Goa is the only state जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है. आफ्टर पोर्टुगीज सिविल कोड, जो पोर्टुगीज का सिविल कोड था 1961 में एनेक्सेशन के बाद, इट कन्वर्टेड इनटू गोवा फैमिली लॉ और यहाँ पे इनका यूसीसी है. ठीक है, तो गोवा इज द ओनली स्टेट जहां पे यूसीसी है. स्टेटमेंट 2 इज अगेन रॉन्ग. स्टेटमेंट सी, टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री. To secure for all citizens a uniform civil code throughout the country. स्टेटमेंट सही है. लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं. इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 46 मेंशन यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, आर्टिकल 44 के अंदर मेंशन है डीपीएसपी में. सो स्टेटमेंट सी इज योर करेक्ट आंसर. Next question, in the context of Indian polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. तो लिबर्टी का सबसे एप्रोप्रिएट डेफिनेशन. अच्छा, एक चीज और, जब भी ऐसे आजकल, क्योंकि सिंस लास्ट 2-3 years यूपीएससी इज आस्किंग सच बेसिक क्वेश्चंस और उसको वो एक एप्रोप्रिएट आंसर पूछते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी स्टेटमेंट यू विल फील इज करेक्ट, बट विच वन अकॉर्डिंग टू यू इज एप्रोप्रिएट. इसलिए द क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज रिक्वायर्ड. आप एनसीईआरटी भी पढ़ के जाइए. क्लास 11th and 12th की एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रेड, बिकॉज उन्हीं एनसीईआरटीज में देयर आर बॉक्सेस गिवन जहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशंस दी हुई हैं और एक दो बार उन्हीं बॉक्सेस से सवाल उठ के आए फ्रॉम एनसीईआरटी, राइट? तो अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी क्या हो सकती है? वी ऑलरेडी नो लिबर्टी, इफ सिंपली पुट, इज एब्सेंस ऑफ एनी रिस्ट्रेंट. ठीक है, लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ एनी रिस्ट्रेंट ऑन एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल, राइट? तो किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर अगर हम रिस्ट्रेंट नहीं लगाते हैं और उनको पूरी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपने इंडिविजुअलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सके, उनको पूरी अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है, दैट बाय दैट वी मीन लिबर्टी. तो सी, अपॉर्चुनिटी देने का ये मतलब है कि फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट कंसर्निंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी. ऐसा नहीं है कि somebody is feeling developed by murdering someone or harming the society, तो वो भी अपॉर्चुनिटी सही नहीं है. देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट, पहला स्टेटमेंट देखिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स. तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज सी, fundamental right provides this aspect जहां पे it provides protection against tyranny of political rulers and it also prevent the establishment of authoritarian and despotic rule. तो liberty का appropriate definition यहां से तो नहीं आ रहा है. ठीक है, second statement, absence of restraint. See, this statement defines the negative side of liberty because it is talking about absence of restraint. ये नेगेटिव लिबर्टी की बात कर रहा है जहां पे there's a condition with no unreasonable restriction
on the citizen in what they think, how they wish to express their thoughts, how they wish to believe in various systems, and how they wish to follow up their thoughts in action. In India we have liberty in preamble, but बाकी जगहों पे अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बाकी जो प्रोविजंस हैं दे put reasonable restriction on that as well. So this statement is also wrong. Third statement, ready to do whatever one likes. This is the concept of पॉजिटिव लिबर्टी. जब आप किसी इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो अपने आप को fully develop करें, this defines the concept of positive liberty. There is a possibility of acting in such a way to take control of one's life and realize one's fundamental purpose. ठीक है, तो ओनली इंटरप्रिटेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, अगर हम पर्सनल लिबर्टी की बात करें और उसका इंटरप्रिटेशन देखें, तो दैट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में. दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 21A, विच मीन्स प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन of all children in age group 6 to 14 years. This is why option D is correct. Opportunity to develop oneself fully, जिसको associate किया गया है आर्टिकल 21 से and 21A से. तो ये जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी का या इक्वालिटी लिबर्टी, इन सब का जो ये टर्म्स हैं जो प्रियम्बल में मेंशन्ड है या जो बिल्कुल डेफिनेटिव टर्म्स हैं पॉलिटी में, दोज आर क्लियरली मेंशन्ड इन क्लास 11th एनसीईआरटी. पॉलिटिकल थ्योरी वाली जो एनसीईआरटी है उसमें ये पूरी एनसीईआरटी में 6-7 चैप्टर्स हैं जो सिर्फ इन टर्म्स के ऊपर बेस्ड है. So I would suggest कि you go through this NCERT once. It's a 70-80 page book and it would hardly take 2 to 3 hours or 4 hours maybe to read it fully, right? So go through this book once कि ताकि आप इन लाइन से, see if you go through these lines, these statements, आपको ये लगेगा कि यार सारा ही तो सही है, सारे statements ही तो define कर रहे हैं liberty को. तो you need to have a very clear understanding of such terms. ठीक है, तो क्लास 11th की एनसीईआरटी है पॉलिटिकल थ्योरी, दैट बुक फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 कैन इन्वेस्टिगेट बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट केसेस. स्टेटमेंट 2, प्रोविजंस ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 extend to Indian citizens living outside the country. कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है. चलिए थोड़ा सा बेसिक्स पे आते हैं. सो NIA एक्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008, इट वाज एनैक्टेड आफ्टर द मुंबई टेरर अटैक. ठीक है, तो दिस एक्ट वाज एनैक्टेड इन 2008 आफ्टर मुंबई टेरर अटैक एंड इट इज फंक्शनिंग एज सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी. ठीक है, तो इट इज functioning as central counter terrorism law enforcement agency in India and it is placed under MHA, Ministry of Home Affairs. ये बेसिक्स है, ये पता होना चाहिए. Now, what is the relevance of this question which is placed here is there was an article in news which talked about the Islamic group accused of, है ना. So what is it Islamic group accused of and what has NIA said so far? तो NIA थोड़ा सा important हो गया उस perspective से. You only need to know the basics और कहाँ से constitute हुआ है ये act, वही हमें समझना है यहाँ पे. तो चलिए स्टेटमेंट 1 पे आते हैं. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. इट कैन इन्वेस्टिगेट बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट केसेस. सो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू सुओ मोटो डायरेक्शंस to take over investigation of cases and they both the central and state government can मतलब NIA can take its cases. तो सेंटर के पास suo motu power है
लेकिन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के केसेस एनआईए ले सकता है. इट इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 10 ऑफ एनआईए एक्ट. So statement 1 is correct. Statement 2 is also correct. It is also applicable to the citizens of India who are living outside the country. It is also applicable to Indian citizens living outside the country, the government officials wherever they are posted, persons on ships and aircrafts registered in India. Both statements are correct. अच्छा, NIA Amendment Act जो कि 2019 में आया था, it allows for interrogation and investigation of the following offenses in addition to human trafficking, in addition to offenses related to counterfeit currency or banknotes, manufacture or sale of prohibited arms, है ना, and cyber terrorism offenses under Explosive Substances Act. तो इन सभी के अंदर में NIA can properly investigate, right? तो option C is the correct answer. Both are correct. Next question. Which one of the following schedule of Constitution of India contains provision regarding anti-defection? Anti-defection इतना prominent और इतना important और इतना famous हो चुका है अब. You all must know the reason. तो हंसी आती है पता नहीं क्यों anti-defection देख के. Schedule 10 है, very easy and low hanging fruit वाला question, but again anti-defection very important for some specific reason you all must know. चलिए next question. With reference to the writs issued by courts in India, consider the following statements. अच्छा, anti-defection से याद आया, there will be a video posted very soon relating to the disqualification of MPs. Proper study करके, because see there is an article in Indian Express after Mr. Gandhi has been disqualified as the MP of Lok Sabha. So there is a very detailed article in Indian Express, and also this topic constitute a very prominent relevance from the examination point of view. तो इसका basic समझना बहुत ज़रूरी है. You will soon be getting a video on that as well. और इसी के साथ साथ थोड़ा सा facts पे भी clear रहिए, schedules को लेके भी clear रहिए. जैसे state pieces के जो examinations होते हैं, they will only ask such questions कि schedule 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, right? So you must know what the schedule of Constitution has. Next question. With reference to writs issued by the courts in India, Article 32. With reference to writs issued by courts in India, consider the following statements. writs के ऊपर है, ये भी बड़ा conceptual सवाल है क्योंकि writs जो हैं वो 5 writs हैं: habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto. तो इन पांचों का definition, इन पांचों का meaning आपको पता होना चाहिए. चलिए, पहला statement, mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty. Second statement, mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. And third statement, any public-minded person can be a petitioner to move the court to obtain the writ of quo warranto. So तीनों में से कौन सा statement correct है ये पूछा है. Take your time and answer the question. See, basically mandamus का मतलब क्या है? वैसे तो सारे writs का मतलब आपको पता होना चाहिए और किसी एक वीडियो में हमने डिस्कस भी किया है. I'll post the link in the description and also in the I button. चलिए, mandamus का literal मतलब है we command. So it is a command issued by the court to the public official to follow, या आप command को follow करें to perform its official duties, and if that he has failed or refused to perform, and it can also be performed against a public body, and
a corporation, an inferior court, a tribunal or government, right? तो ये यहां तक तो हो रहे हैं, इसलिए स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। यहां लिखा है इट विल नॉट लाई अगेंस्ट अ गवर्नमेंट कंपनी, सो नो, इट कैन लाई अगेंस्ट गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल एक्सेट्रा, राइट? पहला स्टेटमेंट, writ of mandamus cannot be issued against a private individual or body. Yes, this statement is correct. However, एक यहाँ पे कंडीशन है, एक केस था सोहनलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1957 का केस था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि the writ of mandamus can be held against a private individual only on one condition, अगर वो private individual, if that private individual is demonstrated to be affiliated with a public entity, अगर वो private individual किसी public entity के साथ associated है, affiliated है, in that case the writ of mandamus can be held against him, ठीक है? तो ये condition थी, however this statement is correct. Mandamus will not lie against a private individual unless it is entrusted with a public duty. Yes, this statement is correct. B out हो गया, D out हो गया, 1 आउट हो गया क्योंकि स्टेटमेंट 2 हमारा रॉन्ग है। 1 and 3 आंसर है, थर्ड देख लेते हैं। अ पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ को वारंटो। ना को वारंटो का लिटरल जो सेंस है, लिटरल सेंस ऑफ द रिट को वारंटो, इट मीन्स by what authority or warrant, by what authority or warrant it is issued by the court to inquire into the legality of the claim of a person। अगर कोई person कुछ claim कर रहा है तो वो किस authority से कर रहा है, या if that person, the person concerning in any public office, if he is affiliated to a public office, तो वो किस अथॉरिटी से उस क्लेम को या उस क्लेम की लीगैलिटी क्या है, तो कोर्ट ये को वारंटो इशू कर सकती है टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी, राइट? नाउ अनलाइक अदर 4 writs, this can be sought by any interested person and not necessarily by the aggrieved person. तो any public minded person can be a petitioner to move the court to obtain writ of quo warranto. The statement is correct. However, जो बाकी 4 writs हैं वहां पे कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन कोर्ट जाके मतलब writ इशू करने को नहीं कह सकता है, सिर्फ को वारंटो के केस में दिस कंडीशन इज पॉसिबल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे सोर्सेस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के वेरियस प्रोविजंस हैं और उनके सोर्सेस क्या हैं, कौन सा करेक्टली मैच्ड है, कौन सा करेक्टली नहीं मैच्ड है, ये बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड? See, as we already know, the Constitution of India has borrowed many provisions from the outside. Constitution of India has borrowed many of its provision from various other countries as well as from the Government of India Act 1935, ठीक है? Government of India Act 1935 से भी काफी प्रोविजन है और बाहर की कंट्रीज से भी है, राइट? अदर कंट्रीज से भी है। तो किन कंट्रीज से कौन सा प्रोविजन लिया गया है या GOI एक्ट से कौन सा प्रोविजन लिया गया है, वी हैव टू सी। और नॉट करेक्ट पूछा है, तो चलिए पहला है procedure established by the law. Procedure established by the law, it is taken from Japanese constitution, ठीक है? Procedure established by the law is taken by Japanese constitution, we already know. तो statement 1 is wrong. Then appointment of governor by the center is taken by Canadian constitution, ठीक है? Canadian constitution से लिया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ
governor. This statement is also wrong. Method of election is taken from Irish constitution. This is right. This statement is right. Irish constitution से इनका इलेक्शन का मेथड, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड लिया गया है. एंड ऑफिस ऑफ गवर्नर टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो बेसिकली 2 पेयर हैं, ओनली 2 पेयर्स आर इनकरेक्ट. 1 and 3 आर इनकरेक्ट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ लिया गया है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से. आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेसिडेंट का लिया गया है अपॉइंटमेंट. एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज टेकन बाय द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ऑफिस ऑफ गवर्नर का लिया गया है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन. पहला स्टेटमेंट, a legislative process has been provided to enforce these duties. Second statement, they are correlative to the legal duties. करेक्ट आंसर पूछा है आपसे. तो देखिए, वी ऑलरेडी नो फंडामेंटल ड्यूटीज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट है, जो कि विच आर दी मॉरल ऑब्लिगेशंस ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. पार्ट 4A में है और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. ठीक है, तो सी वी ऑलरेडी नो कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होती है ना. फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट लीगली एनफोर्सिएबल but they serve as a guide to citizens on their duties towards nation. And also there is no legislative process to enforce them. उनके enforceable होने के process पे भी कोई legal legislative process नहीं है. No citizen can be punished by the court. So this statement is wrong. No citizen can be punished by a court for violation. And constitution does not provide for its direct enforceable मतलब enforce करने के लिए भी constitution ऐसा कोई provision नहीं देता है कि courts can को enforcement of FD fundamental duty दिया जाए. ठीक है, तो it's a legislative process जहां पे ऐसा कुछ मतलब it is not a legislative process और कोई ऐसा process mention नहीं है constitution में जो इनके enforceability पे बात करे. Statement 1 is wrong. Statement 2, legal duties they are correlative to legal duties. तो legal duties होती क्या है? Legal duties का मतलब कि which are entitled by the law. मतलब the obligations or the responsibilities on the citizen which are imposed on individual. So these are the legal obligations या एक responsibility जो कि citizen के ऊपर दी गई है and they are backed by the law, they are entitled by the law. तो legal duties का ये मतलब होता है. यहाँ पे the legal duties are enforceable by courts and they are set out in various legal instruments such as constitution, statute, regulation. लेकिन fundamental duty यहाँ पे ऐसा कोई provision नहीं रखता है constitution में, क्योंकि there is no correlation between legal duties and fundamental duties. इसलिए this statement is also wrong. तो neither of the above statements are correct. Next question. Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule of Constitution of India. Second statement, the validity of a law placed in 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. Which of the above statements are correct? अगर 9th schedule की बात करें, बेसिक्स पे चलिए. फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था 1951 में टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम
judicial scrutiny on the grounds of violation of fundamental rights. तो 9th शेड्यूल के अंदर में 9th शेड्यूल has been added in the constitution through first amendment act 1951 में, और इस शेड्यूल के अंदर जो भी लॉज होंगे वो जुडिशियल स्क्रूटिनी से प्रोटेक्टेड होंगे अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. However, in 2007, Supreme Court ruled out that laws included in this schedule after April 24th, 1973 अप्रैल 24 के बाद अगर इस शेड्यूल में कोई लॉज रखे गए हैं तो वो those laws are subject to judicial scrutiny, those are subject to judicial review. उनको judicial review उन laws का किया जा सकता है. ठीक है, तो ये बेसिक था. अब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 31B की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया था और ये कहा था कि पार्लियामेंट कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आर्टिकल 31B जिसमें ये बात की गई जुडिशियल रिव्यू की, तो यस, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल ऑफ इंडिया. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2, वैलिडिटी ऑफ अ लॉ इज प्लेस्ड मतलब प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल. वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैनॉट बी एग्जामिन्ड बाय कोर्ट. मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट तो है, बट देयर कुड नॉट बी एनी ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू. सुप्रीम कोर्ट ने IR कोयलो केस में ये कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट केस, कि एक कोई ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं दी जानी चाहिए फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉज इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल. ऑल्सो जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का एंड इट कैनॉट बी टेकन अवे बाय पुटिंग अ लॉ अंडर 9th शेड्यूल. ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई लॉ जो कि 9th शेड्यूल में प्लेस्ड है उसकी वैलिडिटी को चेक नहीं किया जा सकता है. ब्लैंकेट इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं की गई है और ऐसा कोई लॉ नहीं है 9th शेड्यूल में जिसको कि एग्जामिन नहीं किया जा सकता है. ठीक है, सो इट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय पुटिंग अ लॉ अंडर 9th शेड्यूल और जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक फीचर है, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो स्टेटमेंट 1 इज ओनली करेक्ट. ठीक है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, राइट टू फूड. Which of the above are human rights under Universal Declaration of UDHR के ऊपर है. It's a repeated question, I guess PYQ में था, बट चलिए कोई बात नहीं. See, UDHR एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है विच हैज बीन अडॉप्टेड बाय UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, और कुछ आर्टिकल्स हैं 30 आर्टिकल्स हैं जहाँ पे बेसिक राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है ह्यूमंस की. राइट, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी. राइट टू एडुकेशन, यस, UDHR के आर्टिकल 26 में राइट टू एडुकेशन मेंशन्ड है. It shall be free at least in elementary and fundamental stages, and elementary education shall be compulsory. तो statement 1 correct है. Next is right to equal access to public service. Article 21 of UDHR talks about this aspect कि equal access to public service मिलनी चाहिए. Everyone has the right of equal access to public service in his country. Statement 2 is also correct. Statement 3 is also correct. According to Article 25 of UDHR, right to food. Everyone has the right to a standard of living adequate for health, well-being of himself and of his family, including food, housing, clothing. तो ये तीनों statements सही हैं. ठीक है, D is the correct answer. Statement A. Constitution of India defines its basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy. Statement 2, Constitution of India provides for judicial review
to safeguard citizens' liberty and to preserve the ideals on which the constitution is based. Which of the statement given are correct? इस क्वेश्चन का जो रेलेवेंस है वो कहाँ से आ रहा है? रिसेंटली न्यूज में रहा है EWS कोटा का जो रिजर्वेशन है, जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर 103 अमेंडमेंट एक्ट, उसके रेलेवेंस को देखा गया है कि वो कितना वैलिड है. तो बेंच ऑफ 5 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दे हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड to determine whether this amendment act is valid or not, and it does not violate the basic structure of the constitution. Basic structure कहाँ explained है? तो केशवानंद भारती केस में explained है. You will again get the video link in the description. ये सभी चीजें हमने, सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं. ठीक है, स्टेटमेंट 1 पे आइए. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर. यही गलत हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन ही नहीं किया है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है. कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको कि समझ लिया गया है कि हाँ ये बेसिक्स उसमें आ जाते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशन इज येट टू डिफाइन व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर, what constitute the basic structure of the constitution, and constitution of India does not define the basic structure, right? ऑल्सो जो जुडिशियल रिव्यू का फ्रेज है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है. कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो एक्सप्लिसिटली कॉन्फर करते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. तो एक्सप्लिसिटली ये भी मेंशन नहीं है जुडिशियल रिव्यू का फ्रेज. सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड सिटीजन्स liberties and to preserve the ideals on which the constitution is based. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, या बेसिक स्ट्रक्चर का एक एलिमेंट है judicial review. Although there is no explicit provision in constitution for judicial review, it is an integral part of the constitution. So this statement is not correct again because it's an integral part. ठीक है, neither 1 nor 2. With reference to provisions contained in part 4 of Constitution, which of the following statements are correct? पार्ट 4 DPSP की बात की जा रही है. एक एक करके रीड करिए स्टेटमेंट. पहला, दे शैल बी एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स. यहीं पे रॉन्ग हो गया, एनफोर्सिएबल तो है ही नहीं. सी गया, ए गया. They shall not be enforceable by any court. Second is right. The principles laid down in this part are to influence the making of laws by the state. Yes. तो 2 and 3 are correct. Basics के ऊपर सवाल है ये DPSP का. ठीक है. Next question. A constitutional government by definition is a very, very good question. This a constitutional government is defined as a government by legislature, popular government, multi-party government या limited government. See, government by legislature का मतलब क्या होता है? It refers to a system of governance in which the legislative branch of the government hold most of the power, right? तो government by legislature का मतलब यही है कि इस सिस्टम में जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑफ द लॉज, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉज एंड सेटिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज. एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस के ऊपर भी दे आर एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट द लॉज एंड पॉलिसी. ठीक है, तो ये तो नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं है बिकॉज दिस गवर्नमेंट गवर्नेंस जहां पे लेजिस्लेटिव ब्रांच ही होल्ड करती है सारी पावर. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. पॉपुलर गवर्नमेंट, इट कैन बी डिफाइंड as is controlled by the people by election of executive and legislature.
and it may not be always a democratically made government, a democratically constituted government, a democratically elected government. ठीक है, this statement is also correct, wrong. Then third statement, multi-party government. Multi-party system एक ऐसा political system है जहाँ पे multiple political parties exist करती हैं, they compete for power, they represent themselves, and a multi-party system in which parties typically have different ideologies, different policies, different system in which they work, or they form coalitions, they form alliances in order to gain a majority and a form of government. So basically this allows for greater representation of different interests, and it helps to ensure that no single party has too much power. ठीक है, सिर्फ एक पार्टी के हाथ में कंसोलिडेट पावर नहीं की गई है, एंड मल्टी पार्टी सिस्टम्स आर कॉमन इन मेनी कंट्रीज. तो ये भी स्टेटमेंट गलत है. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एक लिमिटेड गवर्नमेंट होती है. ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज डिफाइंड एज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, हर ब्रांच के पास पावर होगी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एंड दे आर लिमिटेड बाय अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. दे आर लिमिटेड बाय अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट डी इज द करेक्ट आंसर. Now, the distribution of power between center and states in Indian Constitution is based on the scheme provided in Morley-Minto Reforms, Montagu-Chelmsford Act, Government of India Act 1935, and Indian Independence Act of 1947. So, distribution of powers among state and central government for different responsibility, ये lie करता है 7th schedule में. बेसिक्स पे देख लीजिए थोड़ा. 7th शेड्यूल में ये लाई करता है, which has union, state and concurrent list, and it is based on Government of India Act of 1935. बहुत क्लियर कट आंसर है, मेजर एक्ट्स और बैकग्राउंड के ऊपर है. ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज डिवाइडेड द पावर इनटू 3 लिस्ट, फेडरल, प्रोविंशियल, कॉन्करेंट. ठीक है, तो ये 3 लिस्ट है. 7th शेड्यूल में ये चीजें मेंशन्ड है, ये तीनों लिस्ट यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट की मेंशन्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द आइडियल ऑफ जस्टिस? प्रियम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट. conceptual question, very important question. Preamble, DPSP and fundamental right. See, बेसिक्स पे आइए. जस्टिस का मतलब क्या होता है? सो बेसिकली जस्टिस मीन्स दैट ईच इंडिविजुअल इज ट्रीटेड फेयरली, each individual is treated equally and without giving any preference or any priority to any other. individual conditions इस पे हैं, but basics की अगर हम बात करें तो हर individual को एक equal तरीके से treat किया जाए, fair तरीके से treat किया जाए. By this we mean justice, and it refers to the fact that all Indians should receive social, economic and political justice. ठीक है, तो since the dawn of human civilization, the concept of justice has been central. They are secured through various provisions of fundamental rights and duties. We very well know कि preamble में भी clearly mentioned है social, economic and political justice. तो statement 1 सही है. DPSP में कहाँ 39A में दिया हुआ है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, 39A के अंदर दिया हुआ है. एंड फंडामेंटल राइट में तो दिया ही हुआ है 14, 15, 16 एंड 17 आर्टिकल्स. ठीक है, 1, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर. चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पे एक और सवाल है. स्टेटमेंट देखते हैं. प्लेसेस अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज द वन दैट प्लेसेस effective restrictions on individual liberty in the interest of state authority. Second statement,
places effective restrictions on authority of state in interest of individual liberty. करेक्ट कौन सा है ये पूछा है. बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट हमने अभी देखा था विच इज डिफाइंड, मतलब विच हैज द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर डिफाइंड, दैट आर लिमिटेड एंड बैक्ड बाय अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है. अब स्टेटमेंट पे आते हैं. places effective restriction on individual liberty in the interest of state authority. In the interest of state authority. This statement is not correct because the head of the state has limited powers. That is, powers and authorities that has been provided by the constitution are limited, and more so over जो individual की liberty पे restrictions हैं वो नहीं है, वो बेसिकली कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं. अदरवाइज इट प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन अथॉरिटी, नॉट ऑन इंडिविजुअल. ठीक है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी. सेकेंड स्टेटमेंट, constitutional government places effective restrictions on the authority of state in interest of individual liberty. Yes, this statement is correct. ठीक है, तो authority individual पे नहीं, individual पे तो reasonable restrictions नहीं है, authority के ऊपर reasonable restrictions है in the interest of individual. ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, which of the following are envisaged by right against exploitation in the Constitution of India? Right against exploitation, fundamental right की बात की जा रही है. पहला स्टेटमेंट, prohibition of traffic in human beings and forced labor. दूसरा, abolition of untouchability. Third, protection of interest of minorities. Fourth, prohibition of employment of children in factories and mines. कौन सा सही है? तो पहला स्टेटमेंट जो है prohibition of traffic in humans and forced labor, ये आर्टिकल 23 में दिया हुआ है about the traffic in humans. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट क्योंकि ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है. सेकेंड, abolition of untouchability. इट आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है एंड आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट अनटचेबिलिटी. इट abolishes untouchability and forbids its practice in any form, and this article comes under right to equality. ठीक है, इक्वालिटी के अंदर में आता है, एक्सप्लॉयटेशन के अंदर में नहीं आता. तो स्टेटमेंट 2 अगर रॉन्ग है वी डिराइव अवर आंसर, लेकिन बाकी स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये भी आर्टिकल 29 है. दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. ये एक्सप्लॉयटेशन में नहीं आता है, ये इक्वालिटी में ही आता है. देन आर्टिकल 24 which talks about employment, prohibition of employment of children in mines. So this statement is also correct. Exploitation के against में ये बात करता है. ठीक है, तो 1 and 4 is correct. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. AGI के ऊपर सवाल है. आर्टिकल 76, Attorney General of India can take part in proceedings of Lok Sabha, be a member of a committee of Lok Sabha, speak in the Lok Sabha, vote in the Lok Sabha. कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? तो
we have already talked about Article 76 या Attorney General की हमने बात की है. He is the highest law officer of the country and to best law officer of the country and as the chief law officer of the government of India इनकी duty है to advise government of India upon legal matters which are referred to him by the president. ठीक है, तो Article 76 के ऊपर ये सवाल है. पहला ऑप्शन, he can take part in the proceedings of Lok Sabha. Yes, इनके रोल्स के अंदर में ये आता है. He has the right to take part in the proceedings of both the House of Parliament. तो लोकसभा के साथ साथ ही राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में बैठ सकते हैं. सेकेंड, बी अ मेंबर ऑफ अ कमिटी ऑफ Lok Sabha. Now this statement is incorrect. He can be a part of any committee of parliament of which he may be named a member. तो यस, दिस स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट. ये ऐसी किसी भी कमिटी के मेंबर हो सकते हैं लोकसभा के जिनमें इनका नाम हो, उस कमिटी के अंदर इनका नाम हो. तो यस, ही कैन बी अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, नॉट ओनली लोकसभा, राज्यसभा में भी अगर कोई कमिटी है जिनमें इनका नाम है तो यस, ही कैन बी अ मेंबर ऑफ दैट कमिटी एज वेल. Does he have the right to speak in Lok Sabha? Yes, he has the right to speak in both the houses of parliament, लोकसभा प्लस राज्यसभा. और वोट करने का राइट इनको नहीं है. डजंट हैव द राइट टू वोट. वो मतलब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में आ सकते हैं. ही कैन स्पीक इन द लोकसभा प्लस राज्यसभा, किसी कमिटी के मेंबर बन सकते हैं, लेकिन वोट करने का प्रोविजन इनको अलाउड नहीं है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स के रेस्पेक्ट में है. पहला स्टेटमेंट, इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सो भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18 क्लॉज 1. Second statement, Padma Awards which were instituted in the year of 1954 were suspended only once. And third, the number of Bharat Ratna award is restricted to a maximum of 5 in a particular year. Not correct पूछा हुआ है. ठीक है, तो इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स एंड दे आर अवॉर्डेड फॉर हाईएस्ट डिग्रीज ऑफ नेशनल सर्विस. हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोगों को देती है, कम्युनिटीज को, फॉर देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क इन अ सोसाइटी एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन. राइट, तो ये था बेसिक्स. आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है नेशनल अवार्ड्स की, जो कि भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री अवार्ड्स हैं, दे इनकी वैलिडिटी अपहेल्ड किया. It ruled these awards do not amount to titles within the meaning of Article 19 and they are not violative of 19. ठीक है, तो this statement is not correct. मतलब भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स टाइटल नहीं है. They are not the titles. They do not amount to titles within the meaning of Article 18. इसलिए this statement is not correct. Second statement, एक ही बार सस्पेंड हुआ है, नहीं, 2 बार सस्पेंड हुआ है, 1977 में और 1992 में. So these awards have been suspended twice. Again, this statement is incorrect. Third, the number of Bharat Ratna awards is restricted to a maximum of 5 in a particular year. No, they are restricted to a maximum of 3 in a particular year. ठीक है, the statement is also not correct. Not correct पूछा है, 1, 2, 3 is the correct answer. चलिए नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डेफिनेशन है. कौन सा इनमें से अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है? लेट्स हैव अ लुक. Agency for widening the scope of parliamentary democracy. Agency for strengthening the structure of federalism. Agency for facilitating political stability and economic growth. Last, Agency for implementation of
पब्लिक पॉलिसी। खैर ये तो देख के ही समझ आ रहा होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। बट ब्यूरोक्रेसी की अगर हम बात करें, सो सी इंडियन ब्यूरोक्रेसी इन today's time is a very complex system. ठीक है, it consists of all India services, it consists of state services, employees of local governments, technical and managerial staff running public sector undertakings, and basically it's a permanent executive. ठीक है, इट्स अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव आज की डेट में जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है। सो इट्स एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वेलफेयर पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रीच टू दी पीपल। और जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि दे फेथफुली एंड एफिशिएंटली पार्टिसिपेट इन ड्राफ्टिंग द पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट the measures like right to information may take bureaucracy to another level, to a very responsive and accountable level, right? Anyways, so option D is the correct answer, agency for implementation of public policy. Rule of law index is released by which of the following? Rule of law index is released by which of the following? इसका आंसर है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। इट्स एन इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन विद स्टेटेड मिशन ऑफ वर्किंग इन एडवांस वर्किंग टू एडवांस द रूल ऑफ लॉ अराउंड द वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, अ क्वांटिटेटिव असेसमेंट टूल जो ये शो करता है कि किस एक्सटेंट तक कंट्रीज अधेयर करती हैं रूल ऑफ लॉ को इन प्रैक्टिस। ठीक है, तो इट इज डिक्लेयर्ड बाय वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर एक्ट ऑफ 1830, फिर से आ गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। स्टेटमेंट 1 करेक्ट पूछा है, यहीं से कर लेते हैं। एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस एक्ट का। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। तो यस, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 asserted sovereignty of British crown over company's territory in India. This statement is also correct. Third statement, the revenues of India were now controlled by the British Parliament. This statement is not correct because ये वाला जो provision था वो एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये वहां पे था, ये उसका प्रोविजन है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट अबॉलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर्ड पावर्स ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज टू ब्रिटिश क्राउन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ये था, नॉट इन चार्टर एक्ट। करेक्ट पूछा है, 1 and 2 आर ओनली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट रिलेट्स टू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, Article 323A of Indian Constitution. So, CAT, Central Administrative Tribunal, had been established under Article 323A of Constitution. So, yes, option A is correct. It was formed in 1985 to resolve disputes and complaints about the recruitment and terms of employment of people assigned to public services. So, this statement is correct. Second statement, members of CAT are drawn from both judicial and administrative streams. This statement is also correct. Basically, जो Central Administrative Tribunal है, उसका जो original jurisdiction है, that is over recruiting and other service problems involving public servants. So it is not bound by procedure laid down by CRPC, Civil Procedure Code of by Civil Procedure Code of 1908. It is guided by principles of natural justice. तो यहाँ के जो members हैं, they are appointed by president and they come from both judicial as well as administrative branches. Both statements are correct. Second last question, there is a parliamentary system of government in India because पार्लियामेंट्री सिस्टम का बेसिक्स,
आर्टिकल 74, 75, सेंट्रल लेवल पे आर्टिकल 163, 164 स्टेट के लेवल पे। स्टेटमेंट पे आते हैं, लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों है इंडिया में? सी वी ऑल नो आर्टिकल 75 जो कि बात करता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये भी टॉपिक हमने डिस्कस किया है, यू विल गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आर्टिकल 75 एक्सप्लिसिटली टॉक्स अबाउट द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ COM टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, है ना, टुवर्ड्स द लोकसभा। collective responsibility of COM towards Lok Sabha. This is why the parliamentary system of government in India has the power जहाँ पे Council of Ministers is responsible to the Lok Sabha. It's an essential feature of this system, right? So D is the correct answer. Coming to the last question, बोर्ड है, ये 2022 प्रीलिम्स का सवाल है, करंट अफेयर्स से एसोसिएटेड था। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी बनाई गई थी टी बोर्ड के ऊपर, इसलिए ये सवाल था। मैच द फॉलोइंग बोर्ड्स विद इट्स हेडक्वार्टर्स, राइट? तो कॉफी बोर्ड इज करेक्टली मैच्ड विद बैंगलोर। कॉफी बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया, एक स्टैट्यूटरी बोर्ड है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1942 में अंडर सेक्शन 4 ऑफ कॉफी एक्ट। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन बैंगलोर। Rubber board is headquartered in Kottayam of Kerala. It's again a statutory body. It is constituted under the Rubber Act of 1947 and Rubber Rules of 1955. Then Tea Board. Tea Board is headquartered in Kolkata in West Bengal. It was established by Tea Act in 1953. Established to promote cultivation, trade, domestic trade and export of tea, right? And lastly, Tobacco Board, ये situated है, इसका headquarter गुंटूर में in Andhra Pradesh. Again, it's a statutory body under Section 4 of Tobacco Board Act, responsible for development of tobacco industry. So this was it for today's video. We will be continuing with the MCQ series of polity and current affairs. Thank you, and I'll see you in the next video.